विमानों में दहशत फैलाने की साजिश खत्म नहीं हो रही है। फ्लाइट्स में बम धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 7 थ्रेट मिले हैं। इस तरह से 3 दिन में करीब 18 विमानों में बम होने की अफवाह मिली है। विमानन मंत्रालय ने इसे लेकर बैठक की है। ज्यादा जानकारी के साथ रोहन सिंह जुड़ चुके हैं। रोहन, ये क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। विमानन मंत्रालय में बैठक हो रही है और एक के बाद एक 18 थ्रेट्स आ चुके हैं 3 दिनों में। आज की ही बात करें, 7 थ्रेट हैं और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके सोर्सेज अलग अलग हैं। कोई एक यूनिफाइड सोर्स नहीं मिल रहा है। कोई झारखंड में मिल रहा है, कोई मुंबई में मिल रहा है, कोई जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका लंदन में रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए सुरक्षा एजेंसियाँ फिलहाल साइबर एंगल पर ज़रूर वर्क कर रही हैं। आज की अगर हम बात करें, सबसे पहले अकासा एयर की जो दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट थी वो जा रही थी। हालांकि दिल्ली में उसे वापस लौटना पड़ा और जो सभी लगभग 180 यात्री थे उनको वापस जो है डिबोर्ड कराया गया। इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट थी, इसे डाइवर्ट करना पड़ा, अहमदाबाद इसे ले जाया गया और उसमें भी बाद में जांच में कुछ मिला नहीं। इसके अलावा 5 करीब और है। इंडिगो की रियाद से मुंबई जा रही थी, जिसमें जब टेक ऑफ कर गया उसके बाद खबर आती है तो उसे मस्कट में जो है डाइवर्ट किया गया, वहाँ उसकी लैंडिंग कराई गई। इसके अलावा चेन्नई से लखनऊ, मुंबई से सिंगापुर, यहां पे भी इस तरह की खबरें आई। स्पाइस जेट की भी 2 फ्लाइट में आज इस तरह की खबरें आई, दरभंगा से मुंबई और लेह से दिल्ली। सभी में जांच के बाद कुछ मिला नहीं। हालांकि जब भी इस तरह की खबर आती है तो बाद में जो बैगेज की चेकिंग होती है वो अतिरिक्त की जाती है। कई बार कई जगहों पर डाइवर्ट किया गया। तो इस तरह से पूरा एयर जो यातायात है वो 3 दिनों में उथल पुथल हो गया है। काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है और आज इसको लेकर बैठक भी थी जिसमें कि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे और इसके अलावा BCAS जिसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की वो थी यहाँ पे और तमाम एजेंसियाँ थी। और अब जो जिस चीज़ पे काम की जा रही है, साइबर एजेंसियों की मदद की जा रही है कि इनका सोर्स क्या है, क्योंकि अधिकतर जो थ्रेट आए हैं 1-2 को छोड़ के वो सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। तो अब जो एजेंसियाँ हैं इस पर काम कर रही है कि क्या ये एक नेटवर्क है या फिर ये एक रैंडम किसी ने डाल दिया है, इस पर काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये बहुत ज़रूरी है एविएशन के लिए, हवाई यातायात के लिए, कि इस तरह की जो चीजें हैं उस पर लगाम लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमी पर ही जमकर सुनाई। विदेश मंत्री जयशंकर अपने भयंकर मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद का हर हाल में खात्मा जरूरी है। इधर भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव का दौर चल रहा है, तो इसका क्या असर होगा और आगे तनाव कहां किस दिशा में बढ़ेगा, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। मोदी कैबिनेट ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया है। रबी फसलों की MSP 7% तक बढ़ाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा सरकार ने कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रबी फसलों की MSP में ख्याल रखा गया है कि किसान को लागत का 50% प्रॉफिट के तौर पर मिले। Significant increase in the MSP for Rabi price. बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वो कंप्लीट एक एनालिसिस करता है। कॉस्ट कितनी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, उन सब को देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, द बिगेस्ट फैक्टर इज दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। आज कैबिनेट ने DA और पेंशनर्स के लिए DNS रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। और कैबिनेट के फैसलों की विस्तार से जानकारी लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, आपकी खबर पर मुहर लग गई और क्या क्या बड़े फैसले हुए आज कैबिनेट में?
देखिए, कैबिनेट ने आज 4 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला किसानों के लिए है। 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसमें गेहूं पे 150 रुपए प्रति क्विंटल, बार्ली पे 130, इसके अलावा अलग अलग आइटम पे चने पे बढ़ोतरी की गई है 210 रुपए प्रति क्विंटल, साथ ही साथ मसूर पे बढ़ोतरी की गई है 275 रुपए प्रति क्विंटल, और मस्टर्ड पे बढ़ोतरी की गई है 300 रुपए प्रति क्विंटल, और छठा सनफ्लावर पे बढ़ोतरी की गई है 140 रुपए प्रति क्विंटल। सरकार का कहना है कि जो लागत है उस लागत से 100% से ज्यादा कई फसलों में यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा 105% की बढ़ोतरी है, वह आपको गेहूं में यानी लागत से 105% ज्यादा की एमएसपी है। ये रही किसानों की बात। इस पे रबी मार्केटिंग सीजन में 87,657 रुपए सरकार का अतिरिक्त खर्च आएगा, इसके हिसाब से सरकार का आकलन है। दूसरा, केंद्र सरकार के करीब 49 लाख मौजूदा कर्मचारी, करीब 60 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन एक थोड़ी सी मायूसी या फिर कहें जो इंतजार कर रहे थे केंद्र सरकार कर्मचारी, वो इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। वो ये कि जब 50% से ज्यादा महंगाई भत्ता होता है तो आमतौर पे बेसिक में मर्ज हो जाता है, ये इनके लिए फायदे का होता है। तो बेसिक में मर्ज करने वाला जो फैसला है वो नहीं किया गया, सिर्फ सीधे तौर पे महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बनारस में गंगा पर नया रेलवे और रोड ब्रिज बनाया जाएगा। ये 4 लेन का रेलवे ब्रिज होगा, 6 लेन का रोड ब्रिज होगा, और इस पे करीब 2642 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और चौथा फैसला, जिसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया क्योंकि एक बिल है, इसको संसद में रखा जाएगा, कोस्टल शिपिंग बिल को मंजूरी दी गई है, जो सूत्र बता रहे हैं, और उसमें कोस्टल एरिया में शिपिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये बिल काफी मददगार साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और इधर सोने का स्वर्णिम दौर भी लगातार जारी है। एमसीएक्स और कॉमिक्स पर आज सोने ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। इसके अलावा चांदी में भी तेजी का दौर है, जहां 800 रुपए से भी ज्यादा का उछाल देखा गया है। कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से समझते हैं। मनीषा जी, बताइए कि तेजी के कारण क्या है और यहां से भावों में कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में आज हमने सोने में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। 76,700 के ऊपर के स्तर। अगर भारतीय बाजारों की बात की जाए तो अब तक इस साल सोने में करीबन 22 से 23% की तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में अब तक 29% की बढ़त देखने को मिली है। जो ड्यूटी कट था 9% का, उसका इंपैक्ट ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस 29% की तेजी को हमने 14 साल के बाद इस साल में यहां पर आता हुआ देखा है। तो बेहतरीन साल ये अब तक है। चांदी की बात अगर की जाए तो यहां पर भी तेजी है और हमने करीबन 32% की बढ़त चांदी में भी इस साल में अब तक आते हुए देखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ले लीजिए, डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट है, ट्रेजरी यील्ड्स में कुछ गिरावट है, उसका फायदा हमने सोने में आता हुआ देखा। अब रेट कट साइकिल तो शुरू हो ही चुकी है, चाहे 25 बेसिस पॉइंट ही आती हुई नजर आए, लेकिन बाजार को लगता है कि नवंबर दिसंबर में भी यहां पर रेट कट होगा और वो यहां पर बाजार फैक्टर इन करता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी है, जिस तरह से चीन में स्लो डाउन है, यूरोप में जो कंसर्न्स हैं, उसका भी फायदा यहां पर सोने में आता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजारों की बात करें तो सितंबर में करीबन 1200 करोड़ रुपए के ईटीएफ इनफ्लोज हमने आता हुआ देखा। तो ये एक और तरीका है, सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि ईटीएफ्स में, गोल्ड फंड्स में भी यहां पर अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। बाजार मानता है कि आपका 10% का पोर्टफोलियो यहां पर सोने में रहना चाहिए, क्योंकि और भी ऑल टाइम हाइज यहां से बनने बाकी हैं। शुक्रिया मनीषा जी। और बढ़ते आगे करते हैं बाजार की बात। बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज दबाव दिखा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 319 पॉइंट गिरा, निफ्टी 86 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 81,501, निफ्टी 24,971 पर बंद हुआ है। टेलीकॉम मंत्री ने टेलीकॉम दरें बढ़ाने की वकालत की है। कल इंडिया मोबाइल कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हाल में दरें बढ़ी हैं, लेकिन वो कम बेस पर बढ़ी हैं। कंपनियों ने भारी निवेश किया हुआ है, उसमें उनको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूरी है। चाहे आप ओएफसी फाइबर की आप बात करो, वही दाम 95% गिरी है। 1 GB डेटा आपके लिए 10 साल पहले 289 रुपीज होता था, आज 8.8 है। 1 मिनट वॉइस कॉल का 51 पैसे होता था, आज 3 पैसे है। और निवेश कितना हुआ है पिछले 1.5-2-2.5 वर्षों में 4G से 5G जाने में
करीब करीब 2 वर्षों में 4,26,000 करोड़ का निवेश देश में टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है। 10% वृद्धि हुई है दामों में, पर 10% वृद्धि हुई है दामों में मतलब क्या कि जो 3 पैसे होता था वो अब 3.3 पैसे हो चुका है। और क्या था ये दाम? ये 51 पैसे था। तो जहां निवेश किया जाता है उस निवेश का रिटर्न भी आना जरूरी है, नहीं तो 4G से 5G, 5G से 6G हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जियो की धूम है। इस बार जियो ने खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया है और इसी से लैस जियो ब्रेन भी बनाया है। जियो ब्रेन ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा तेज सोचने और करने की क्षमता रखता है। खास तौर पर जियो ब्रेन डेवलपर या एंटरप्राइज के लिए बनाया गया है जो AI बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। देखिए IMC में जियो बूथ से दीपाली नंदा की रिपोर्ट। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जियो के बूथ पर, और यहाँ पर इस बार जो जलवा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि किस तरह से आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, हर एक क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा सकता है। मेरे पीछे जो आप यहाँ पर एक बूथ देख रहे हैं ये जियो ब्रेन का बूथ है। काफी इनोवेटिव ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है कि अगर किसी भी डेवलपर या फिर एंटरप्राइज को कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो वो जियो ब्रेन की मदद ले सकता है। अगर जियो ब्रेन के बारे में एक एस्टिमेट आइडिया रफली दिया जाए तो ये ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तेजी से सोचने और किसी भी काम को करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर AI की मदद से एप्लीकेशन डेवलप कर देता है, और जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं ये इसी की मदद से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जियो अवतार। आप अपनी किसी भी फोटोग्राफ को अपने अलग अलग अवतार में इस एप्लीकेशन की मदद से डेवलप कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम आपको आगे लेकर जाएं तो यहाँ पर शोकेस किया गया है कि किस तरह से एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि विजिटर की भी संख्या काफी दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एक इनोवेशन, एक बदलाव आने वाले वक्त में लाएगा, इसे यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है। साल भर मेहनत के बाद हम और आप सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार कैसी सैलरी हाइक मिलेगी। इसी पर WTW ने एक सर्वे किया है। विपिन भट्ट हाजिर हैं डिटेल्स के साथ। बताइए विपिन जी। जी हाँ, हाईलाइट ये है अब की बार इंक्रीमेंट दमदार, यानी इस साल भी अच्छे इंक्रीमेंट के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, सर्वे का आपने जिक्र किया तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो सर्वे क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। तो इस बार इंडियंस एक अच्छे इंक्रीमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। कितना इंक्रीमेंट होगा? तो देखिए 2025 के लिए हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, तो 9.5% का अनुमान है, ये प्रोजेक्शन है। अब हमने आप देखिए कुछ और फिगर्स भी दिए हैं यहाँ पे 2021, 22, 23 और 24 की। जब इन्होंने 2021 में अनुमान लगाया था कि 7% के आसपास का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा इंडिया में, तो मिला था करीब 8.5% का। 2022 में 9.3% का एस्टिमेट दिया गया था कि इंक्रीमेंट्स होंगे, हुए 9.8, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। 2023 में भी एस्टिमेट से ज्यादा, बस 2024 यानी पिछला साल ऐसा रहा जहां पर अराउंड 10% के आसपास का एस्टिमेट था, लेकिन थोड़ा उससे कम आया 9.5%। इस साल 9.5% का ये एस्टिमेट है। उम्मीद कर सकते हैं कि 2021, 22, 23 जैसा हो जहां पर एस्टिमेट से ऊपर निकले, लेकिन अगर 9.5% के आसपास का भी ये इंक्रीमेंट होता है तो शायद इसे बुरा नहीं कह सकते हैं। अभी आपको आगे चलते हुए पता चलेगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। और ये एक बड़ा सर्वे किया गया अमंग्स द एम्प्लॉयर्स, और उन्होंने बताया कि कितना बजट उन्होंने रखा है, किस तरीके से वो इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अब किस सेक्टर में कितना होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट इस साल
पाएंगे 2024-25 के लिए अगर हम बात करें। उसके बाद अगला नंबर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जहां ऑलमोस्ट 10% के आसपास के इंक्रीमेंट की उम्मीद की जा सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर को भी लगभग 10% अपनी सैलरी बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि इसके लिए आपको टॉप परफॉर्मेंस रेटिंग में आना होगा। ये एक एवरेज है, लेकिन ये टॉप एवरेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 9.5%, सॉफ्टवेयर वालों को करीब 9% के इंक्रीमेंट। यहां बहुत खुश होने की बात हो सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थोड़ा सा डोल्ड्रम्स में चली गई थी, और बिजनेस सर्विसेज में भी। तो आप समझ लीजिए एवरेज 9 से 10% के बीच ये टॉप सेक्टर्स के अंदर इंक्रीमेंट हो सकते हैं। अब खुश होने की बात क्या है, देखिए जरा, हमारी जैसी जो दूसरी इकोनॉमीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो या सर्विसेज को लेकर हो, वियतनाम में मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो होगा वो 7.5% के आसपास होगा। चीन में 5% के आसपास, मलेशिया 5%। कुछ और देशों पे नजर डालें, यहां पर मसलन ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी इकोनॉमी, वहां पर 3-4%, साउथ कोरिया में 5.5%। तो इंडिया के जो पीयर्स हैं वहां पर इंडिया के मुकाबले इंक्रीमेंट काफी कम होने वाली है। तो ये हम हिंदुस्तानियों के लिए एक खुशी की बात हो सकती है कि ये जो इस साल भी इंक्रीमेंट आएगा आपके हाथ में, वो बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर हो सकता है। और बस ये है कि आपको परफॉर्मेंस के लेवल पर कुछ अच्छा करना होगा, तभी वो फिगर्स जो यहां हमने बताए वो आपकी झोली में, आपके बटुए में आते हुए दिखाई देंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दूसरे दिन एक मजेदार एआई रोबो डॉग रॉकी से हमारी मुलाकात हुई। एआई और 5G की मदद से एरिक्सन नाम की कंपनी ने इसे तैयार किया है। ये दिलचस्प रोबो आपके बड़े काम का हो सकता है, आइए जानते हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अब मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे एक खास फ्रेंड से, जो कि है ये एआई डॉग और इसका नाम है रॉकी। हाय रॉकी। सो रॉकी खड़ा हो गया है और सबसे पहले अब रॉकी तैयार हो गया है हैंडशेक करने के लिए। हेलो, नमस्कार, वेलकम एरिक्सन बोर्ड में आपका स्वागत। तो चलिए हैंडशेक हो गया और अब मैं आपको बताती हूँ ये जो रॉकी है ये एक एआई डॉग है। एआई डॉग किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में आपके लिए बड़े काम कर सकता है, उसे एरिक्सन ने यहाँ पर शोकेस किया है। जिस तरह से अब रॉकी अगर कहीं पर आग लगती है तो किस तरह से रॉकी आपको अलर्ट दे सकता है, उसे यहाँ पर शोकेस किया गया है। सामने आप देख सकते हैं जिस तरह से इसने अपनी शुरुआत की, आगे की तरफ जा रहा है और देख रहा है कि वहां पर आग लगी हुई है। तो रॉकी आपको बता रहा है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और ये जो पूरी कमांड है ये कमांड सेंटर में ये अलर्ट को भेज सकता है। इतना ही नहीं, किस तरह से ऐसी कोई सेंसिटिव जगह जो कि पूरी तरह से फेंस जगह है, जहां पर फेंसिंग की जाती है इस तरह की, चाहे वो पोर्ट्स हो या फिर दूसरे सेंसिटिव एरियाज हो, वहां पर अगर कोई फेंसिंग को काट कर घुसने की कोशिश करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो वो भी रॉकी आपको अलर्ट देकर बता देगा। तो सिर्फ इसका जो इस्तेमाल है इन्हीं दो क्षेत्रों में नहीं है, बल्कि कई सारे इसके जो फायदे हैं, जो इसका इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। चाहे वो माइन में हो, वहां पर ये एक सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा आपको मदद करता हुआ साबित हो सकता है। तो एरिक्सन की तरफ से इसे डेवलप किया गया है और ये पूरी तरह से ये जो एआई पेट है ये 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करता है। और अब एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी है। नई पॉलिसी के बाद अब आंध्र प्रदेश में निवेश के नए मौके खुलेंगे। आज आंध्र कैबिनेट ने 6 नई पॉलिसीज को मंजूरी दी है, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, MSME, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राइवेट पार्क और क्लीन एनर्जी पॉलिसी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत आंध्र में 30 लाख करोड़ के निवेश आने की उम्मीद की जा रही है। इसमें से 83,000 करोड़ से ज़्यादा का विदेशी निवेश होगा। नई पॉलिसी से प्रदेश में 5 लाख नई नौकरियों के आने की उम्मीद है, जिनमें से ज़्यादातर नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगी।
नई पॉलिसी के तहत 175 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की योजना है। साथ ही एक्सपोर्ट को दोगुना कर 33,200 करोड़ से ज़्यादा ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नई पॉलिसी की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर को आज 10 साल बाद अपना मुख्यमंत्री मिल गया। राज्य के नए सीएम के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम के रूप में शपथ ली है। नौशेरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में 5 और मंत्रियों ने शपथ ली। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज पंचकुला में बीजेपी विधायक दल ने नायब सैनी के नाम पर मुहर लगाई। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक में नायब सैनी के नाम पर सहमति बनी। वहीं नायब सिंह सैनी ने अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर समेत कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कल नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। द ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन आने वाला है और इस समय चांदी होने वाली है होटल इंडस्ट्री की। बड़े 5 स्टार होटल्स हों या डेस्टिनेशन वेडिंग रिजॉर्ट, सब इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं। इस बार खास ये है कि कई होटल खुद को सिर्फ वेन्यू नहीं बल्कि वेडिंग प्लानर के अवतार में उतार रहे हैं। शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस को यादगार बनाने के लिए होटल्स अब वेडिंग प्लानर बनकर सामने आ रहे हैं। जैसे शांग्रीला होटल ग्रुप इस बार बंधन बाई शांग्रीला नाम की वेडिंग सर्विस शुरू करने जा रहा है। ये दुनिया भर के खूबसूरत लोकेशन पर डेस्टिनेशन वेडिंग सर्विस होगी, जिसमें हर शादी के लिए एक खास वेडिंग स्पेशलिस्ट होगा। शादी के कपड़े तरुण तहलियानी जैसे फैशन डिजाइनर तैयार करेंगे तो ज्वेलरी पार्टनर झावेरी को बनाया गया है। डेकोरेशन से लेकर क्यूजीन तक सब कुछ पर्सनलाइज्ड और नामी ब्रांड की पार्टनरशिप में होगा। ताज होटल्स की टाइमलेस वेडिंग भी लोकेशन के साथ मेहंदी, हल्दी से लेकर फोटो शूट तक सारी सुविधा देगी। हिल्टन ने भी अपनी वेडिंग सर्विस में कस्टमाइज मेन्यू और शादी के लिए खास शेफ्स की टीम जोड़ी है। रणथंभौर की मशहूर द अर्थ लोगों को इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन की सुविधा दे रहा है। Nowadays people are looking for properties which are beyond that. They are looking for properties which are more eco-friendly, properties which is closer to nature. So these kind of destinations are coming up as a wedding destination for people these days. आमतौर पर ऐसे डेस्टिनेशन पसंद किए जा रहे हैं जो शहरों के पास तो हों लेकिन प्रकृति का आनंद भी मिले। जिम कॉर्बेट का आहाना रिजॉर्ट शादी में इस्तेमाल अधिकतर चीजें अपने आसपास प्रकृति से सोर्स कर रही है। Mother making a beautiful sehra or the mehendi artist humming the traditional songs. At Ahana, we give each couple the opportunity to connect with nature, traditions and culture. हयात का कहना है कि इस बार वेडिंग बिजनेस में 25% की वृद्धि हुई है। रेडिसन ने नवंबर और दिसंबर के लिए 250 शादियों की बुकिंग कर ली है। सीजन में इस बार करीब 48 लाख शादियां होने की उम्मीद है। नवंबर दिसंबर के लिए बड़े होटल्स अभी से पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और किराए करीब 25% ज्यादा हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।